हेलो। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? आज हम लोग सीआरपीसी की इस क्लास में पुनः काफी दिनों बाद चैप्टर 12 पे एफआईआर और थोड़ा दूर रहा। मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई साइन? तो स्टार्ट किया जाए फिर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ठीक। आप लोगों ने अब हरी झंडी दे दी है, अब स्टार्ट किया जा सकता है। तो टाइटल में जाए तो हम देखेंगे कि ये पहली बात कहता है कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। अब इसमें दो बातें आई। एक बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जा रही है, और दूसरा ये है कि फिर इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। 154 से लेके 176, 154 से लेके 176 तक में हम देखें तो इसमें स्टार्ट जहां से होता है वो एफआईआर से स्टार्ट होता है। अब एफआईआर पे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप देखिए एफआईआर पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, और जनरल लीगल जहां भी अटैचमेंट है वहां पे, एकेडमिक डिसीजंस में। तो एफआईआर पे हम लोग स्टडी करें तो कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लेना चाहिए कि एफआईआर है क्या, क्या डिफाइंड है। तो हम डिफिनीशन क्लास में जाएंगे तो देखेंगे वहां एफआईआर डिफाइंड नहीं है। तो फिर एफआईआर लिखाई क्यों जाती है? मीनिंग देयर बाय कि एफआईआर लिखाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सीधी सी बात है, एफआईआर लिखाई जाती है क्योंकि कोई चाहता है कि उसके साथ जस्टिस हो, उसको न्याय मिले। यानी कि एफआईआर लिखा के हम एक तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए एक लाइन में कहा जाता है कि एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है? टू सेट किसको? क्रिमिनल लॉ को एक्शन में लाने के लिए, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। यानी कि क्रिमिनल लॉ पिक्चर में आ जाए। क्रिमिनल लॉ पिक्चर में आएगी तभी जिसने एफआईआर लिखाई है या जिसके लिए एफआईआर गया है उसमें ये समझ में आएगा कि क्या हुआ है। कहीं कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, किसी ने ऑफेंस कमिट किया है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आई है, और उसने अब क्या किया है, वो लॉ की तरफ देख रहा है। यानी यहाँ पे पिक्चर में आता है रूल ऑफ लॉ। नहीं तो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता था कि आपने हमें एक पर्सनल रिवेंज
अपना ईगो जस्टिफाइड करना और अपने हाथ में जस्टिस सिस्टम को ले लेना, ये ऑब्जेक्ट हुआ करता था। तो आप देखें कि आजकल के मॉडर्न एज में सबसे बड़ी चीज है रूल ऑफ लॉ। यदि रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आदमी फेथ नहीं करेगा। जो जिसको कहीं से भी ग्रीवांस होगा वो अपने हाथ में लॉ को लेने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 पार्ट में दे दिया कि एफआईआर क्या है, एफआईआर क्यों कराई जाती है, इसके पीछे मकसद क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट, और एफआईआर लिखाने के बाद विक्टिम को क्या क्या रेमेडी, लीगल रेमेडी अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको समझने की कोशिश करना है कि एफआईआर क्या है। तो एफआईआर यूं तो एक डॉक्यूमेंट्स है, उसके पीछे मकसद क्या है, तो सीधी सी बात है कि क्रिमिनल लॉ को गति में लाना है, एक्टिवेट करना है, ताकि एफआईआर लिखाई तो फिर पुलिस पिक्चर आई, पुलिस पिक्चर में आई, उसने इन्वेस्टिगेट किया, ढेर सारे लोगों को किस ढेर सारे प्लेसेस पे विजिट किया, ढेर सारे लोगों से मिला, उनके स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड किया, जहां वो जो साइट प्लान, जिस जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां विजिट किया, कुछ ऐसी चीजें रिकवर्ड हुई तो उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा, ये करके उन्होंने ऑफेंडर को ढूंढ निकाला और अपनी केस डायरी में जो 161 का बयान लिया या जो डॉक्यूमेंट्स उसने रिकवर्ड किया, अपने पोजीशन में लिया, या जो भी रिलेवेंट चीजें थी सबको मिला के एक इन्फ्रेंस उसका निकला कि हाँ, एक प्राइम ऑफ फेसाई केस मेड आउट होता है और इनके अगेंस्ट में ये एलिगेशन है। अब इनका प्रॉपर ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए। तो यह जो एफआईआर से स्टार्ट हुआ, वो 173(2) में जाके वहां पे सारी चीजें, जितना भी कोशिश कर लिया आईओ ने, वो सारी कोशिश उसकी केस डायरी में दिखेगी। उस केस डायरी के साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स में, पेपर्स में दिखेगी, रिपोर्ट्स में दिखेगी, और फिर वो 173(2), यानी कि जो एफआईआर से स्टार्ट हुआ उसका कंक्लूजन 173(2) में आया और 173(2) में जाके फिर कोर्ट में पहुंच गया। तो कोर्ट में जाती है तो यहां से कोर्ट पिक्चर में आती है, और पिक्चर में आती है 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेती उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पे, और वहां से फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू होती है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये जो 173(2) की रिपोर्ट सबमिट हुई है कोर्ट में, उसके और एफआईआर लिखाने के बीच में कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट है। और आप सोचे तो एफआईआर लिखाने या नहीं लिखाने, सही एफआईआर नहीं लिखी गई तब, गलत एफआईआर लिखी गई तो रेमेडी तो नीचे से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक में अवेलेबल है। एफआईआर लिखा दिया, आपने इंफॉर्मेशन दी, आप इंफॉर्मेशन पे वो केस का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका क्राइम नंबर अलॉट हो गया। एफआईआर का एक जो है पुलिस रेगुलेशन में एक फॉर्मेट है 341, जिसको चिक एफआईआर बोलते हैं, वो लिख जाती है, उस पर क्राइम नंबर चढ़ जाता है, डिटेल्स एफआईआर के जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। और फिर तो यहाँ पे मैंने कहा कि मजिस्ट्रेट तब भी पिक्चर में है, बिफोर इंक्वायरी की जो चीजें हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो चीजें हैं वो सब है। जरूरत पड़ेगी आईओ को
तो वो कोर्ट से सम्मन के लिए प्रेयर कर सकता है, जैसा हम लोगों ने देखा पीछे। वो कोर्ट से वारंट के लिए प्रेयर कर सकता है। कोर्ट वेलेबल वारंट इशू कर सकती है, नॉन वेलेबल वारंट इशू कर सकती है। इवन उसको प्रोक्लेम्ड पर्सन या ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है, और इवन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है, कुर्की भी कर सकती है। तो इस तरह आप देखें कि बहुत सारा पर्पज। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आया कि एफआईआर का कोई प्रेस्क्राइब्ड मीनिंग है, कहीं ये डिफाइंड है? देखिए, तो प्रेस्क्राइब्ड मीनिंग तो आप कह सकते हैं, लेकिन डिफाइंड नहीं है। सीआरपीसी में नहीं डिफाइंड है, और बाकी भी कहीं पे डिफिनीशन इसकी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि एफआईआर एक डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, जो कंसर्न थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन। यानी कि एक पिक्चर में एक बात और आई, लोकल ज्यूरिस्डिक्शन। आप देखें, किसी भी कंट्री को कई पार्ट में डिवाइड किया, स्टेट में डिवाइड किया, स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट आ गए, कई डिस्ट्रिक्ट में कई पुलिस स्टेशन आ गए। तो हर पुलिस स्टेशन का और हर पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ कोर्ट या मजिस्ट्रेट का एक ज्यूरिस्डिक्शन होता है। तो उसी तरह से ये ऑफेंस का में भी होता है कि इस थाना क्षेत्र में, इस पुलिस स्टेशन में जितने एरिया कवर्ड हैं, उस एरिया में कोई ऑफेंस यदि होता है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये जो थाना ए है वो उस पे वर्क करेगा। तो एक लोकल एरिया, अब लोकल एरिया से आपको यहाँ पे थोड़ा सा विजिलेंट रहना है कि क्या ये जरूरी है कि एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन में लिखी जाए जिसके क्षेत्र में, जिसके एरिया में कोई ऑफेंस, कोई ऑकरेंस हुआ है। तो यहाँ पे यस या नो करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो नो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो यहीं पे एक डेवलपमेंट आता है जीरो एफआईआर का। और इस चैप्टर 12 के बाद चैप्टर 13 में आएंगे तो भी हम देखेंगे कि जो क्षेत्राधिकार या ज्यूरिस्डिक्शन अधिकारिता ये डिसाइड होती है, तो इसमें के ऑफेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक फिनिश हुआ है, कहाँ का आदमी रहा। आप देखें, थानेदार, पुलिस स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई, और जस्टिस वर्मा कमेटी, जीरो एफआईआर का जब भी नाम आए तो आपको ध्यान रखना है, जस्टिस वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो है जस्टिस, उनके रिकमेंडेशन पे ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ 2013 के अमेंडमेंट एक्ट में, जो सीआरपीसी में भी इसका इफेक्ट पड़ा। तो जीरो एफआईआर, जस्टिस वर्मा, इसका कनेक्शन आपको रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने कहा कि एफआईआर पे अब एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मीनिंग नहीं डिस्क्राइब्ड है, मीनिंग में आप कहीं से भी पा जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को दी जाती है, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो वो मैंडेटरी है कि जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर होगा उसको लिखेगा। तो अब वो जब कंटेंट पे आएंगे, 154 के बेयर प्रोविजंस पे आएंगे, तो यहाँ कुछ बिल्कुल मैं वहां पे ध्यान लगा रहा हूँ, चूंकि एफआईआर पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा और उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि ये ज्यूरिस्डिक्शन के वजह से आप रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, जो टाइम पॉइंट से पहला इंफॉर्मेशन आपको मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एफआईआर। तो आपका ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल साफ है, और आंसर भी आपका साफ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये आता है, क्या जरूरी है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन
कैटेगरी या पर्सन, इन्फॉर्मेंट के लिए कहीं कोई लीगल प्रोविजन है कि इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है? नो। आंसर आया एब्सोल्युटली नो। एफआईआर कोई भी लिखा सकता है। तो एफआईआर कोई भी लिखाता है, उसकी कोई विशेष एलिजिबिलिटी योग्यता होना जरूरी नहीं। ठीक। तीसरा, एफआईआर की जब भी बात आएगी तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एफआईआर रिलेट करेगा किससे? कॉग्निजेबल ऑफेंस से। तो जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। मेरे ख्याल से सब लोग क्लियर होंगे। और इस चैप्टर के पर्पज से क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर होता है, पुलिस को बिना वारंट ही अरेस्ट कर सकती है और बिना कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के परमिशन से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी के एडवर्स नॉन का। अब एक वर्ड आता, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको, ये डिफिनीशन है सेक्शन 2 में, ये आपको मिल जाए। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, तो यहां भी आपको देखना है कि केवल पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं बन सकता है, अदर देन पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है। क्या? अब ये क्वेश्चन आता है, ये फैक्ट में जुड़ता है कि क्या मजिस्ट्रेट बन सकता है? तो नो। मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज तो बन सकता है लेकिन खुद मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता। फिर आते हैं 154(1). एफआईआर लिखी किस में जाती है? 154(1) में, कॉग्निजेबल केस में। अब यह है कि एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि एफआईआर का जो मैनर है, आप जानते हैं ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी। लेकिन यहां सतर्क रहना है कि एफआईआर जब भी रजिस्टर्ड होगा वो राइटिंग ही होगा। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ऑप्शन देख के, और आपको यहीं पे सतर्क रहना है कि एफआईआर तो चिक वो फॉर्मेट है, चिक एफआईआर, उसमें ढेर सारे कॉलम है, लिख जाती है और इन्फॉर्मेंट का सिग्नेचर हो जाता है और पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से स्टेशन ऑफिसर का भी साइन हो जाता है, 3 कॉपी में बन जाती है। ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में भेज दी जाती है और सेकेंड कॉपी जो है इन्फॉर्मेंट को दे दी जाती है। थर्ड कॉपी जो है आप थाने में रह जाती है, चिक पे रह जाती है, जो जिल्द होता है उसका, बुकलेट टाइप की, उसमें रह जाती है। और जो इन्फॉर्मेंट होता है तीनों पे सिग्नेचर बना लिया जाता है उसका, ताकि कल ये ना हो कि उसमें कोई हैंडलिंग और उसमें कुछ हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सारी चीजें हो गई है। जो एफआईआर लिखा है आपने उसको 157 ये कहता है कि आप पहुंचाइए, तुरंत मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको पहुंचा दीजिए। आपने पहुंचाने में लेट की तो उसके कई अर्थ निकल जाएंगे कि आपने बाद में लिखा है और अपनी जीडी खोली रखी, जीडी जनरल डायरी या स्टेशन डायरी, क्योंकि एफआईआर लिखी गई है तो प्रोविजन के हिसाब से जीडी में एंट्री है, 154(1) में ही किया गया है, तो जीडी में एंट्री भी होनी चाहिए। तो ये है, ध्यान रखना कि एफआईआर ऑलवेज इन राइटिंग होगा। हाँ, इन्फॉर्मेंट यदि लिख के नहीं दे सकता है तो क्या होगा कि वो बोलेगा, और जो बोलेगा वो स्टेशन ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको लिखे और लिख के उसको कन्विंस भी कर ले कि हाँ जो लिखा है, जो आपने बोला है वही लिखा है, और लीजिए साहब आप इस पे आप साइन कर दीजिए या अंगूठा लगा दीजिए। तो वो हमेशा जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, वो आया इन राइटिंग। और जो इंफॉर्मेशन रिसीव किया वो ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही विजिलेंट रह के ये काम करना है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे आया कि कोई भी लिखा सकता है। आप देखते हैं कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं कोई इंफॉर्मेंट बनने के लिए तैयार ही नहीं है,
और कौन बनेगा, क्यों बनेगा भाई? एफआईआर लिखा दिया तो ये तो तय है कि उसको कोर्ट में एग्जामिन होना पड़ेगा। और कहीं यदि पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन से किसी तरह से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि नो, दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, तो फिर क्या होगा? अब झूठा एफआईआर लिखाने के लिए आपके अगेंस्ट में 182 आईपीसी का केस भी एक दर्ज हो जाएगा, सजा भी हो सकती है। और फिर आपने लिखाया, कोई लीगल आदमी तो है नहीं, कोर्ट में खड़े होने पे बड़े बड़े की पैर कांपने लगती है। इधर एक एफआईआर वकील साहब ने पकड़ा, अब वो 145 और 157 दो मिसाइल हैं कि आइदर वो कोरोबरेट करने के लिए या उसको का खंडन करने के लिए, कंट्राडिक्ट करने के लिए। तो इसलिए इन्फॉर्मेंट आसानी से कोई बनने के लिए तैयार नहीं होता। ढेर सारे सवाल की बौछार होगी, उसको कैसे झेलना है। तो आप वहां पे देखिए कि तो इन्फॉर्मेंट का हमने देखा कि कोई उसका रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी नहीं है, एनी पर्सन कैन बी इन्फॉर्मेंट। तो हमने दूसरा देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि तीसरी बात है कि हाउ, कैसे। तो इस कैसे का जवाब मिलता है 154(1) में, ये पूरा आपका आ जाएगा। और इसका सप्लीमेंट मिलता है पुलिस रेगुलेशन में। अपने आईपी का पुलिस रेगुलेशन है, आप देखेंगे उसका चैप्टर 10 है, उसमें तमाम चीजें हैं। वहीं रेगुलेशन में कुछ जो चीजें इस 154(1) में नहीं है वो वहां मिल जाएगी। 3 कॉपी 154(1) में नहीं है, 3 कॉपी वहां पे है। किस पे कौन साइन करेगा वहां पे है। कौन सी कॉपी कोर्ट में भेजी जाएगी, कौन थाने में रखी जाएगी, कौन इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी, ये रेगुलेशन में। क्या हो कंटेंट होगा, तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो आप देखिए कि 341 जो उसका फॉर्मेट का नंबर है उस पे चलेगा, जिसको चीक एफआईआर करते हैं। अब उसमें क्राइम नंबर चढ़ेगा, जो अफेंसेस बनते हैं। मुंशी जी, थाने में मुंशी जी ही एफआईआर लिखते हैं। ये अलग है कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टेशन ऑफिसर लिखेगा या लिखवाएगा। इसीलिए रेगुलेशन करता है कि नहीं, स्टेशन ऑफिसर साहब का भी सिग्नेचर होगा। और जो एफआईआर राइटर है, जो मुंशी जी जिसको हम कह रहे हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं मुंशी जी, दीवान जी, तो अब वो लिखेंगे। और वो उनको उनकी जानकारी पक्की होती है, जो उनको समझ में आता है वही सेक्शन कि ये ऑफेंस बनता है वो लिख देते हैं। नोन है तो नोन जो ऑफेंडर है उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये बताएं कि फला आदमी नहीं किया है, अननोन में भी एफआईआर लिखी जाती है, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना है। और उसी पे स्टेशन ऑफिसर मार्क भी कर देता है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, विवेचक कौन होगा। एफआईआर में सही सही बातें लिखानी चाहिए, सही सही बातें नहीं लिखाए तो उसके अलग लिखेंगे। कल जाके आपका सारा चीज होता है। अब एकदम घली घनी जो है, डार्क नाइट है, मर्डर होता है और आई विटनेस आप हैं, तो भाई देखा कैसे? तो जो लिखाएगा उसमें शुरू में ही कहीं ना कहीं से रोशनी का तो होना चाहिए। चलो रोशनी नहीं है, लेकिन उसके बातचीत करने बोलने की स्टाइल, भागने की स्टाइल, वो एक्विंटेड था, पहले से परिचित था, तो हम जान लिए, तो इतना उसमें डिस्क्रिप्शन, इतना बर्डन उसमें आ जाना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, ये सेटल लॉ है कि एफआईआर कोई बाइबिल नहीं है।
एफआईआर यानी कि कोई इनसाइक्लो कोई कमिट किया गया है। इसीलिए एफआईआर को आप एविडेंस में पढ़े होंगे, सर ने बताया होगा कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ दो ही यूज है, कंट्राडिक्शन या कोरोबरेशन। 145 कंट्राडिक्शन, 157 कोरोबरेशन। तो एफआईआर एविडेंस से भी, एविडेंस एक्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम लोग सीआरपीसी चले, नहीं तो एफआईआर इतना बड़ा टॉपिक है, कई दिन इस पे ही चल सकता है। तो देखा हमने कि वाई यानी कि ऑब्जेक्ट, बाय हुम, एनीबॉडी। फिर हाउ, मैनर। तो मैनर क्या है कि ओरल या राइटिंग, बट ओरल है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इन राइटिंग में। तो फाइनली जो आउटपुट आया इन राइटिंग आया। तो अब आप क्या देखें कि 154 में आपका ये आ गया। अब इस 154 में समय के साथ डेवलपमेंट हुआ, और आप देखिए कि 2013 में काफी कुछ जो डिसेबल पर्सन हैं या जो ज्यादा विक्टिम बनते हैं या क्विक जस्टिस हो, इन सबको लेकर 2013 में काफी अमेंडमेंट हुए। तो इसमें भी आ गया कि जो ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेंस हैं उसको लेके 154 का एक प्रोविजन आ गया कि इंफॉर्मेंट यदि वीमेंस है तो लिखने के लिए भी वीमेन पुलिस ऑफिसर, इवन वीमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई भी वीमेन ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करेगी, लिखेगी, जो बताएगी। अब इसमें 154 की स्कीम देखें तो एक मेन आपका 154 आया। उसमें सीधी सी बात आई कि क्या क्या कंटेंट निकल के आया कि इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। वो इंफॉर्मेशन यदि ओरल दी गई है तो इन राइटिंग में उसको यूज किया जाएगा, इन राइटिंग है तो उसको रजिस्टर किया जाएगा, फिर उस पे इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर बनवाए जाएंगे, और जैसे ही आपने ये सारी चीजें कार्रवाई पूरी कर ली तो थाने में एक स्टेशन डायरी, जिसको जनरल डायरी भी कहते हैं, जिसमें सारी गतिविधियां, आने जाने, कुछ भी जो आता है थाने में कुछ, तो वो सारी चीजें लिखी जाती है। तो उसमें वो भी लिखी जाएगी उसका जिस्ट कि इंफॉर्मेंट आया, उसने ये इस नेचर का ये इंफॉर्मेशन दिया जिस पर ये केस क्राइम नंबर रजिस्टर अंडर सेक्शन फला फला रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है, और फला आयु को इसमें डिप्यूट किया गया कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये जीडी में हो जाएगा। अब सेकेंड प्रोविजो भी आता है, वो कहता है कि यदि मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी में तो भाई आ नहीं सकता है। तो ऐसे में कानून क्या होता है, जिससे कहा जाता है कि कानून आपके दरवाजे तक। तो एट ए होम वाली कॉन्सेप्ट इसमें आया, और ये आप जाके घर पे भी उसके लिखेंगे। मान लो कि जैसे विक्टिम है, आजकल बहुत लोग बेजा फायदा उठा लेते हैं कि जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उसमें मौके तलाश लेते हैं, बड़े बड़े कांड कर देते हैं। तो उन कंडीशन में एक उसका जो मौन लैंग्वेज है उसको समझने वाला, जिसको कहा जाता है इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर, उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, और वो उसके प्रेजेंस में चीजें रिकॉर्ड की जाती उसकी। वो तो आपका जो ये सेकेंड प्रोविजो में है कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, चाहे टेम्पोररी फॉर्म में हो चाहे परमानेंट फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में
यदि नहीं बता पा रहा है तो उसको समझने वाला, समझाने वाला होना चाहिए, जो जिसकी मदद से वो रिकॉर्ड होगा, एफआईआर लिखी जाएगी। और ये सारी रिकॉर्डिंग कि जो ये तो भाई गूंगी बहरी है, या ये आदमी ये लैंग्वेज नहीं समझता है, तो बहुत सारी चीजें आती है, क्वेश्चन मार्क बन सकते हैं। तो इसके लिए उसका एक वीडियो फिल्म तैयार करने का एक मैंडेटरी इसमें प्रोविजन डाला गया है कि द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ। तो ये आपका आया। फिर ये भी यहीं पे तो छूट न जाए, इस तरह के लोग हैं। तो ये भी है कि पुलिस की मर्जी पे उन्हें ना छोड़ा जाए, उनका स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट या कोर्ट रिकॉर्ड कराया जाए। ये यहीं पे आके इस सेकेंड प्रोविजो के सी क्लाज में इसको कह दिया गया कि जितना एज अर्ली एज पॉसिबल उसका 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा। तो इस तरह से 154(1) पे आपके आप देखें कि दो प्रोविजो, दूसरे प्रोविजो के 3 क्लॉजेस के साथ ये आपका पूरा होता है। अब 155(2) पे आते हैं तो वो कहता है जो इन्फॉर्मेंट होगा उसको आप कॉपी देंगे, उस कॉपी के लिए पैसे नहीं लेंगे, यानी फ्री मिलेगी। एफआईआर जो 3 प्रतियों में बनती हैं उसमें से सेकेंड कॉपी मिलेगी। तो ये आपका ये मैंडेटरी प्रूफ। अब एक तीसरा क्लास सब सेक्शन 3, 154(3). अब 154(3) जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो ध्यान रखना है ये क्यों आया। बात ऊपर आ रही थी एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होने की। हर तरह के लोगों का जो इंफॉर्मेशन देता है रिकॉर्ड करने की बात। लेकिन मान लो थाने में थानेदार साहब नहीं रिकॉर्ड किए तो उसके पास क्या रेमेडी। ये आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली इसको दिमाग में बिठाने हैं। लेवल फॉर इंफॉर्मेंट और कंप्लेनेंट। तो आप देखें कि यहाँ पे पहला रेमेडी आपको दिखा 154(3) में, यानी कि थानेदार साहब ने नहीं लिखा तो हम इसकी शिकायत बाई पोस्ट भी कर सकते हैं। बाई पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों आया कि भाई पुलिस मनमानी कर रही है, हो सकता है एसपी साहब का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट ना हो, या वो दरोगा जी जाके थानेदार साहब इंस्पेक्टर साहब पहुंच के वहां कुछ न लगा दिए हों लोगों को। करने की बात आई कि आप बाई पोस्ट उस जिले का जो हेड ऑफ द पुलिस होगा, एसपी या एसएसपी, उसको बाई पोस्ट आप रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। तो पहला रेमेडी यहां। इन केस ये रेमेडी भी बेकार चली गई तो दूसरी रेमेडी मिलेगी आपको सेक्शन 36 में। क्यों? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लोकल एरिया। तो लोकल एरिया जो एसओ है उसका लोकल एरिया अपने एरिया जो स्पेसिफाइड है वहां तक है। एक सर्किल ऑफिसर होता है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में न केवल इस स्टेशन ऑफिसर के एरिया है, बाकी और भी स्टेशन के हो सकते हैं, बट वो भी उस लोकल एरिया का सुपीरियर ऑफिसर हो गया। सीओ से ऊपर एसपी हो गया। वो सारे पूरे जिला एरिया है, लोकल एरिया है उसकी, उसमें से एक पार्ट ये भी है थाने वाला। तो इस नाते से जो थानेदार सब हो गए, वो थाने के एसओ से लेके और जो डीजी पुलिस है, पुलिस महानिदेशक, जैसे यूपी में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, वो भी थानेदार है। फर्क क्या है? वो पूरे प्रदेश का थानेदार है और नीचे वाले अपने अपने एरिया के थानेदार।
तो 36 में यानी कि एसपी ने भी नहीं किया तो हम डीआईजी के पास, आईजी के पास, एडीजी के पास, डीजी के पास भी जा सकते हैं। उसकी कॉपी एसीएस होम को भी कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी कर सकते हैं। और ये लोग भी नहीं माने तो हम ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकते हैं। शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट कमीशन में कर सकते हैं। तो ये सारी रेमेडी आपको मिलती है। 36 बाय वर्चू ऑफ 36 पुलिस का मिला, और बाई कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टेट्यूट से जनरेटेड ये आपका ह्यूमन राइट, शेड्यूल कास्ट, इस तरह के वीमेंस कमीशन, ये सब आए। तीसरा रेमेडी कि नहीं किया तो फिर वो आता है 156 सबसेक्शन 3, यानी जिसको पॉपुलरली नोन एज ए 156(3). तो अब क्या है कि 156(3) में आपका तीसरा रेमेडी, जिसको मैंने कहा कि कमांड एफआईआर। तो जैसे 0 एफआईआर आया, एरिया के रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। 0 एफआईआर दूसरे पर्सपेक्ट में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ कमांड एफआईआर है। कमांड एफआईआर बनने यह है कि कोर्ट में जो बैठा मजिस्ट्रेट है, जिसको उस एरिया का दे दिया गया है पावर, तो वो ऑर्डर कर सकता है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो फिर पुलिस जो थाना होगी उसको उसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेट करते, इसलिए वो करते हैं कि रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट, दर्ज करिए और अन्वेषण प्रारंभ करिए। 156(3), तो ये आपका तीसरा मिल गया। क्या इसके अलावा भी है? यस, है। हमारे कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भी उस समता के अधिकार को, लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हमारे साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से आना पड़ेगा। हमारे फंडामेंटल राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 तो हमको देती है राइट टू डिग्निटी, और हम ऑफेंस से विक्टिमाइज हैं, परेशान है, कोई हमें परेशान कर रहा है, धमका रहा है, तो रूल ऑफ लॉ से हम गवर्न होते हैं तो आपके पास आए। तो उसमें आपको एक रेमेडी दिखती है, आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए, या वहां तो 226 में अदर पर्पजेस के लिए भी कोर्ट की शरण ले सकते हैं। कोर्ट का मैंडामस कि इनका एफआईआर लिखो, और जिन्होंने नहीं लिखा उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो मैंडामस से एक रिट है, वो उसमें रिट के तहत हाईकोर्ट ऑर्डर कर दी। फिर यहां भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 32 में हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में भी जो एग्रीव पर्सन है उसके सामने कई ऑप्शन खुल गए। अब यही एक क्वेश्चन आता है कि जब जिसकी एफआईआर नहीं लिखी गई वो इतनी हाथ तौबा मचा सकता है, उसको पूरा का पूरा, उसके लिए तो बहुत सारा सोर्स ऑफ वो पावर है कि वो ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेगा और उसकी एफआईआर लिख सकती है। लेकिन यदि उसने झूठी लिखा दी, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है? अब फॉल्स इंफॉर्मेशन में दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक, जो इंफॉर्मेंट है जिसने इंफॉर्मेशन जो फर्निश किया है वो फॉल्स है। दूसरा, जिसके अगेंस्ट में उसने इंफॉर्मेशन फर्निश किया है और जो फॉल्स है, तो दोनों को क्या है? राइट एंड ड्यूटी। तो जो इंफॉर्मेंट है और
फॉल्स है, उसमें पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी एविडेंस पाती है और ये पा लेती है कि नहीं ये केस फर्जी दिखाया गया, तो 182 आईपीसी के तहत उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेगी पुलिस ऑफिसर जो आई होगा। और कुछ उसने और पेपर्स फर्जी दिए होंगे जो लगाएंगे, तो जैसे जैसे उसने वर्क किया हो, 182 तो पक्का बन गया, बाकी में फर्जी पेपर लगाया तो फौज डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का अलग हो सकता है। जो जिस नेचर का होगा वो सब हो जाए। कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट 164 में कुछ उसने किया है तो उसके आधार पे सेक्शन जो बनेगा वो बन जाएगा उसके खिलाफ इंफॉर्मेंट। लेकिन वहां पे कंप्लेनेंट कौन होगा? पुलिस ऑफिसर जिसने उसका इन्वेस्टिगेशन किया है। अब जिसके अगेंस्ट में फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश की गई है उसको क्या रेमेडी है? उसको क्वेश करके ही खत्म होगी, या फिर जो प्रोसीजर है एफआईआर क्वेश होता है, जिले में भी एसपी, डीएम और एसपी मिलके करते हैं, ठीक है। तो अब उसके पास रेमेडी ये होगा कि वो पहला है ये है कि जो आयु है उससे बताएगा कि ये चीजें हैं जिसके आधार पे ये फर्जी केस हमारे खिलाफ बनाएगा, और यदि सही है तो आयु चार्जशीट जो 173(2) में भेजता है ना भेज के 173(2) में फाइनल रिपोर्ट भेजेगा कि नो, दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, और उसी फाइनल रिपोर्ट के साथ उसको कहते हैं कि एफआर विथ एक्सपंज, यानी झूठी सूचना पाई गई उसको एक्सपंज किया और एफआर लगा दिया 173(2) में। आगे अभी हम देखेंगे। और यदि 169 दिमाग में जो पढ़ा होगा, तैयार किया होगा, आ रहा होगा, तो वो है कि इनसफिशिएंट एविडेंस जब मिला है और किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा है आयु, तब 169 में वो फाइनल रिपोर्ट लगाता। लेकिन जो भी करेगा आयु, उसका कंक्लूजन कोर्ट में 173(2) में ही आना, इसीलिए 173(2) में पुलिस रिपोर्ट वर्ड यूज है। इसलिए पुलिस रिपोर्ट में क्या है? दोनों शामिल है, चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट। तो आप देखें, अब हम लोग चल रहे थे कि जिसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन गलत है उसको क्या रेमेडी है। तो पहला रेमेडी उसको आईयू से मिल सकता है। आईयू सही है तो उसको तो पिक्चर से बाहर करेगा ही, गलत पिक्चर दिखाने वाले को के खिलाफ केस करेगा। यहां आईयू ने नहीं किया, तो अब दूसरा रेमेडी है कि एफआईआर को ही क्वेश कराने के लिए वो सीधे कहा जा सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वाली कोर्ट है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जाएगा तो दो जगह उसको पावर दिखती है। एक है 482 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, तो जो एफआईआर क्वेश होते हैं वो जनरली 482 में। उसके अलावा 226 में भी क्रिमिनल रीट कर सकता है। मान लो एफआईआर के समय उसे सद्बुद्धि नहीं मिली और पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, तो चार्जशीट फाइल होने पर भी 482 में वो जा सकता है, और कोर्ट कन्विंस होती है तो फिर कोर्ट वहां पे उसको रेमेडी दे सकती है। इसके अलावा क्वेश्चन यहीं पे जब पूछा गया है कि गलत एफआईआर लिखाने के पास क्या लीगल अपॉर्चुनिटी या रेमेडी या फोरम अवेलेबल है, तो आप ध्यान रखना कि जो भी रिमोट चीजें आती है उनको
मेंशन कर देना है, बड़ा डिटेल में नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आपने देखा कि हाई कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर देंगे, एसएलपी में चले जाएंगे, जहाँ सारी अपीलें फेल हो वहां एसएलपी में जब चले जाएंगे। एक और रेमेडी यहीं पे आपको थिंक करना चाहिए कि उस चार्जशीट पे कोर्ट ने काग्निजेंस ले लिया तो यदि अभी चार्जशीट भेज दिया, कोर्ट में आया, कोर्ट ने काग्निजेंस नहीं लिया है, तो जेनरली क्या होता है, मैकेनिकल ढंग से चार्जशीट पे काग्निजेंस होते हैं। लेकिन जो विजिलेंट लोग हैं या जिन्हें सही किसी काउंसिल ने और लीगल लॉ नोइंग पर्सन ने एडवाइस किया है, तो वो बताता है काग्निजेंस के स्टेज पे भी कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल की जा सकती है। क्यों? काग्निजेंस क्या होता है? काग्निजेंस में होता है कि वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट एक्विंटेड होती है कि कोई ऑफेंस हुआ है, कोई अपराध हुआ है, इससे वो अवगत होती है। तो यहीं पे हम उसको अवगत करा सकते हैं, उसके नॉलेज में ये ला सकते हैं कि साहब वास्तव में ये ऑफेंस हुआ ही नहीं है, लेकिन पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, इसलिए आपको इस पे ये कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए कि ऑफेंस प्राइमा फेसाई मेड आउट होता है। तो अब यहाँ पे एक मिला, इसके बाद भी आप आएंगे उसको डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और डिस्चार्ज पे में भी कोर्ट जब कन्विंस होती है कि हाँ कुछ प्राइमा फेसाई से अधिक मामला है, तो चार्ज फ्रेम करती है, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। चार्ज भी फ्रेम कर दिया, तो चार्ज फ्रेम करने के बाद भी एक्यूज्ड को दो अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो जाता है और 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तब। इसके अलावा वो खुद भी अपने आप को एज ए विटनेस प्रोड्यूस कर सकता है 315 सीआरपीसी में। वो खुद अपने को विटनेस अपनी इच्छा से फ्रीली वॉलंटरली वो अपने को प्रोड्यूस कर सकता है, नो वन कैन कंपेल हिम। क्यों? आर्टिकल 20 क्लास 3 20(3) वहीं पे हथौड़ा लेके बैठी हुई, नो, आप उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं भड़का सकते, ना आदेश कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये पूरी चेन आपकी वहां पे मिल गई। तो लॉ में क्या है कि हर आदमी रूल ऑफ लॉ से गवर्न है, तो जो सही है उसके लिए रेमेडी अवेलेबल है। अब यह है कि उस रेमेडी को कैसे हम अवेल करते हैं और सही ढंग से करते हैं नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे। तो अभी हम लोग 154 उस पे 3 पे आए, एक तक। तो ये यहाँ से फिर 154 पे कुल निकल के सारा मामला क्या आया? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिमिनल लॉ को एक्टिवेट करना, क्रिमिनल जस्टिस को गति देना, तब पुलिस, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, गवाह, सरकार, ये सब एक्टिव होती है। उसी तरह कौन लिखा सकता, ये कंफ्यूजन हमारा दूर हुआ, कोई भी लिखा सकता। फिर आता है कि कैसे लिखाना है, हाउ, तो इसका जवाब 154 एक में मिलता है। क्या क्या होता है, इसका जवाब आपको पुलिस रेगुलेशन में मिलेगा, चैप्टर 10 देखेंगे तो। फिर आपका आता है किस तरह के केसेस में, तो इसका जवाब 154 में ही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में
154 फिट नहीं बैठता, यानी कि 100 नॉन कॉग्निजेबल के लिए कोई अलग प्रोविजन है, तो अगला ही प्रोविजन 155 है। फिर एफआईआर में आया कि नॉन रजिस्ट्रेशन पे रेमेडी क्या है, ये हम लोगों ने देखा। फिर यदि फॉल्स रजिस्ट्रेशन हो गई है, रेमेडी जो एग्रीव्ड है उसको क्या है, जो फर्जी इंफॉर्मेंट है, गलत इंफॉर्मेंट है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये डिस्कस किया। अब ये कि क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ जाइए भले आप थाने में, कॉग्निजेबल ऑफेंस भले ही हुआ हो, लेकिन आप लिखा नहीं सकते। तो यहां आते क्या कुछ लोग इम्यून हैं एफआईआर से, तो ये आप इतना जानिए, यस हैं। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं लाइक प्रेसिडेंट और लाइक गवर्नर, जिनके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते। इवन जिनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिले हुए हैं आर्टिकल 105 में, पार्लियामेंट मेंबर्स, कमिटीज उसके, और 194 में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स या जो भी कमेटियां होती है। तो अब इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये आप अलग से देखिएगा। इतना जानिए कि हाँ कुछ लोग इम्यून होते हैं, तो आपको आर्टिकल 361, 105, 194 में कुछ सम एक्सटेंट तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये हो सकता है। तो आपने देखा कि इम्यूनिटी भी मिली। फिर एक क्वेश्चन एफआईआर से ही जुड़ा आता है कि किसी ने आया बता दिया कि साहब ये बातें हुई हैं और बड़ी गंभीर बात है। तो फिर आपने अभी तक पढ़ा है कि फिर तो लिखना पड़ेगा एफआईआर, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस उससे दिख रहा है। तो क्या ये जो स्टेशन ऑफिसर है, इस लिखने से पहले कुछ जांच नहीं कर सकता है, कोई प्रिलिमिनरी फौरी तौर पे कि हाँ ये सही है या गलत है? तो इस पे लीगल फील्ड में बड़ा बैटिल्ला, बड़ा कंफ्यूजन रहा। हमारे जजेस भी कई तरह के व्यूज में आए, और करते करते ये मैटर सिंगल जज से आपके डबल जज, फुल बेंच, फुल बेंच से होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस, टॉप जो जजेस थे, सीनियर मोस्ट, उन्होंने जाके इसको डिसाइड किया। और वो केस है, बहुत लैंडमार्क केस है, पूरा आप उसको पढ़िएगा। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, 2013 में, 2008 में भी था जब सिंगल जज का था, फिर फुल बेंच में गया, फुल बेंच ने इसमें रिफर किया उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, फाइनली ये 12 नवंबर 2013 को डिसाइड हुआ, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स। प्लेन और उसके एक्सेप्शन, मतलब यह है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू राइट डाउन। आप यदि संज्ञेय अपराध बनता है तो ये आपकी बाध्यता है कि एफआईआर दर्ज करना ही है। लेकिन अब यहाँ लेकिन एक्सेप्शन में आया कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ केसेस हैं जिसमें ये जानने के लिए कि क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। और यहीं पे कोर्ट ने ये भी लगा दिया कि वो जांच आपको 1 सप्ताह में, विद इन 1 वीक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्या ऐसी कोई लिस्ट है
कि किस तरह के मामलों में वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, फिर ये पता लगाएगा कि हाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का मैटर है, तो उसको फिर लिखेगा। तो कोई इसमें एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बनाई, कुछ बतौर एग्जाम्पल कुछ चीजें बताई, जैसे मैट्रिमोनियल मैटर्स, 498A के मैटर, करप्शन के मैटर, जो हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लोग हैं उनके अगेंस्ट में वो ये, तो ऐसे कर दिया। और ये भी कि आप प्रिलिमिनरी जांच करने जा रहे हैं तो वो स्टेशन डायरी यानी कि जीडी में उसकी एंट्री करेंगे। और जब आप कंक्लूजन पे एक हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक आप आ गए कि हाँ हमने ये इंक्वायरी की और इस कंक्लूजन में पहुंचे, उसको भी उस स्टेशन डायरी में आपको नोट करना पड़ेगा और तब एफआईआर आप लिखेंगे। ऐसा इसलिए है कि जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो एफआईआर का एक एस्पेक्ट आता है, डिले इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर, एफआईआर करने में विलंब। तो विलंब क्या, केस पे प्रोसिक्यूशन स्टोरी पे बड़ा वो फैक्ट हो सकता है, बुरा प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए एक जुडिशियल फार्मूला आता है कि डिले है, हो सकता है, बट एक्सप्लेन होना चाहिए, यानी कि लॉजिकली वो डिले होना जेन्युइन पाया जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो जेन्युइन होगा और कोर्ट में अब्यूजन की जो कहानी है, स्टोरी है, उस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपको इसका प्रिलिमिनरी जो है इंक्वायरी क्वेश्चन आया कि क्या एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ये स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि क्या सही है, व्हाट इज ट्रू और रॉन्ग, और उसको ग्रुप बना दिया। तो ये आया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में होना जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। ठीक। दूसरा है कि पुलिस ऑफिसर ये जानने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट हुआ या नहीं, एफआईआर से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। यस, ट्रू। क्या कोई इसका ये यूनिवर्सल ये रूल है? नो, यूनिवर्सल रूल नहीं। कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट है? नहीं, केवल इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया था इसको, सिंगल से होते हुए फुल बेंच से होते हुए वो पहुंचा था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो ये ये आप क्लियर है आप लोग? ठीक बात समझ में आ रही है? बड़े जरूरी आपके ये मैंने मेरी कोशिश है कि आपको कुछ अंदर की, तो आपको एफआईआर पे हर जगह मिल जाएगा, बट ये है कि ये चीज को आज पकड़ लिया आप लोगों ने, तो देखिए आगे फिर इसको फायदा भी समझ में आएगा। तो अभी आ, बात चल रही थी उस पे, आ, कहाँ पे थे हम लोग? हम्म, ओ, यार भूल गया कहाँ पे था मैं। ओके, तो चलते हैं। तो हमने देखा कि एफआईआर के बहुत सारे डायमेंशन, काइंड ऑफ एफआईआर। अभी तक ये काइंड ऑफ एफआईआर पे कोई वर्क मुझे दिखता नहीं कि कहीं आपको किसी टेक्स्ट बुक में बहुत प्रॉपरली इस पे आंसर मिल जाए। तो जो एफआईआर है, एफआईआर का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉग्निजेबल। और कॉग्निजेबल ऑफेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या निकला? 154(1).
दूसरा क्या निकला, जिसको कमांड एफआईआर हम कह रहे थे, 156(3). क्या इसके अलावा भी है कुछ? यस। ये तो आपने पुलिस को जो इंफॉर्मेशन दिया, तब वो 154 की एफआईआर लिखी गई। अब पुलिस को इंफॉर्मेशन कहीं मिल गई, खुद ही मिल गई, और उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगा? तो एक तीसरा निकल के आया यहाँ पे, सेक्शन 157(1). अब देखिए इसको कि 157(1) में निकल के आया। अब 157(1) में आपका जो प्रोविजो है उसका बी है, वो तो को बेसिकली पुलिस स्टेशन ऑफिसर वो है। अब पुलिस स्टेशन ऑफिसर में क्या आता है, इसको आपको जाके फिर सेक्शन 2 में जाना पड़ेगा कि वो पुलिस स्टेशन ऑफिसर में तो हेड कांस्टेबल से ऊपर के रैंक के सब आ सकते हैं, मेन स्टेशन ऑफिसर नहीं है तो उसमें। तो 157(1) आप देखिए, वेयर एक्ट है तो आप लोग खोल लें कि आपका पहला ही लाइन देखिए, 154 और 157 के में ही 1 में आया। अदरवाइज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, तो यहाँ केवल 154 आपका आया पिक्चर में, और अदरवाइज में बाकी चीजें आई। अब यह है कि ये जो अदरवाइज इंफॉर्मेशन है इसके पास, हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज empowered अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट। तो ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन मिली है या अदरवाइज उसको डाउट करने का, संदेह करने का कारण है कि कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो 156 में इम्पावर्ड, 156(1) इम्पावर्ड करता है थाने में थानेदार को या विवेचक को। तो अब और वो पहला काम क्या करेगा, जीडी में उसका तस्करा डालेगा। तस्करा मतलब कि उसकी एंट्री, उस इंटेंशन का वो उसकी इंडोर्स करेगा, एंट्री डालेगा, उसके आधार पे स्टार्ट कर लेगा, बाद में भले ही उसको क्राइम नंबर पे ले लेगा। तो ये 157(2)(1) जो है, इसलिए जो एफआईआर की कॉपी तुरंत भेजनी है आपको मजिस्ट्रेट की, तो यदि आपने अपने डाउट के आधार पे भी जीडी में एंट्री करके और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, तो ये भी कॉपी आपको वहां भेजना है, ये भी इंफॉर्मेशन वहां भेजनी है अपने उसके साथ। बट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा ये 157(1) में अपने डाउट के आधार पे। तो यहाँ पे ये एक नया डायमेंशन आपको दिखा, और उस दिखा है तो उसको पकड़ के बैठ जाइए, समझ लीजिए, कहीं नोट करके रख लीजिए, कभी भूले तो काम आ जाए। तो आप देखिए, टाइम का लिमिट क्या है अभी? अच्छा, तो ओके। तो हम देखें कि एफआईआर में ही अभी हम चल रहे हैं, बाहर आगे के सेक्शंस तो इसी के साथ खुलते जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ एफआईआर में आपने इसको पकड़ा 157(1) को, कि वहां भी एक है, एक तरह की एफआईआर है जिसपे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकता
और कभी ये भी पूछ दे क्या थाने का स्टेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने का भी डिसीजन ले सकता है, बावजूद की इंफॉर्मेशन मिली है। तो इसका आंसर आपको 157 1 के सेकेंड प्रोविजो यानी प्रोविजो बी में मिलता है। तो लेकिन वहां यदि मिलता है तो उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए अपने इन्वेस्टिगेशन न करने के लिए, और फिर को भी ये भी आप नहीं कर रहे हैं तो उसकी भी रिपोर्ट वो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को आपको भेजना पड़ेगा। तो आप देखें कि एफआईआर में हम लोग आए इस पे। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी हो गई, फॉल्स एफआईआर भी हो गया, फॉल्स इंफॉर्मेशन। हाँ, अब एक आता एविडेंसरी वैल्यू में हमने देखा एफआईआर की बात जब आएगी तो मेरा लास्ट क्लास एफआईआर का था। एविडेंसरी वैल्यू पे काफी हमने उस पर डिस्कस किया था। आज मोटे मोटे तौर पे भी कर लें। अभी इसी डिस्कशन में दो तीन बातें आई। क्या आई? आइदर कोरोबरेशन अंडर सेक्शन 157 और कंट्राडिक्शन अंडर सेक्शन 145। और ये कंट्राडिक्ट और कोरोबरेशन किसका किया जाएगा? ओनली इंफॉर्मेंट का। अब आप उस एफआईआर को निकाल के कोई दूसरा विटनेस आया है जो एफआईआर के जो डॉक्यूमेंट एफआईआर है उसके कंटेंट में कोई एज ए विटनेस इंडोर्स है, तो अब आप एफआईआर उसको दिखा के उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते और ना उसको कोरोबरेट कर सकते। तो अब मैंने कहा कि एकदम ब्लैक डार्क नाइट में कोई इवेंट होता है तो वहां सोर्स ऑफ लाइट एफआईआर में डालनी चाहिए, या इतना उसमें मैटर डालना चाहिए जिससे ये लग जाए कि पहचान। और जो इंटरप्रिटेशन से जो चीजें आती है एकदम नई बात या ऐसी बात जिसको इग्नोर नहीं किया जाते हैं उसको भी मेंशन कर दो। क्यों? लीगल फील्ड में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन केस लाभ बहुत ज्यादा है, और आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तो अच्छा है, आपका लीगल नॉलेज तो मजबूत होगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। और आप चाहेंगे कि जो भी आपको बहुत सारी चीजें अच्छी, तो अब उस केस लॉ को देखिए। केस लॉ को यूं देखिए कि ऐसे केस लॉ जो एक नया डायमेंशन देते हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता। अब जब कभी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात आएगी तो ललिता कुमारी वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य, ये आपका 12 नवंबर 2013 का संवैधानिक पीठ का डिसीजन इग्नोर नहीं कर सकते। और तमाम केसेस हैं आगे और पीछे, बट इसको नहीं इग्नोर कर सकते। अब है उसको जरूर लिखिए। तो टॉप पे क्या आया? 145 और 157। दूसरे नंबर पे क्या आएगा कि ये कोई पीस सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, यानी कि
प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है। मतलब सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब ये हुआ कि यदि वो सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान लिया जाए तो फिर क्यों ना केवल उसी एफआईआर के आधार पर किसी को दोषी ठहरा दिया जाए। आईओ लिख दे कि हाँ चार्जशीटेड, कोर्ट लिख दे यस कन्विक्टेड। यानी कि एफआईआर में जो बातें आई हैं